श्रृंखला 69 के अंतर्गत हम हिमानी के कार्य को देख रहे हैं। अब आज हम इसमें हिमानी का अपर्दन का कार्य देखेंगे, यानी इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। हिमनद का, जैसा कि आपको पता है कि अपर्दन कार्य अनेक रूपों में संपन्न होता है। इसके प्रमुख प्रक्रिया जो है उसमें अपघर्षण यानी अब्रेशन तथा उत्पाटन यानी तोड़ने की प्रक्रिया प्रमुख है। यदि हिमनद का हिम शुद्ध होता है तो उसमें अपर्दनात्मक सामर्थ्य नहीं के बराबर होती है। तो हिमनद अपर्दन का एक सक्रिय कारक तो हो सकता है, परंतु ये पदार्थ अपर्दन के यंत्र है जिनकी सहायता से हिमनद अपनी घाटी की तली व किनारों को अपर्दित करता रहता है। इस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। हिमानी की गति के कारण से उसका यंत्र यानी कंकड़ पत्थर आदि आगे की ओर बढ़ते हैं, जो मार्ग में पड़ने वाली शैलों पर रेगमाल का कार्य करते हैं। इन यंत्रों की सहायता से हिमानी की घाटी की तली तथा किनारे पिघल कर चिकने होते रहते हैं। वास्तव में आगे बढ़ते हुए हिमानी के साथ चलने वाले धरातल को खुरसते हुए चलते हैं, जिस कारण प्रभावित शैलें कई प्रकार की धारियाँ या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये धारियाँ अपघर्षण की परिचायक होती हैं। उत्पाटन की क्रिया में यानी उखाड़ना या हटाना में हिमनद चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ ले लेता है। जैसा कि आपको पता है कि नदी है जो अपने मार्ग को में परिवर्तन कर लेती है, परंतु ये हिमानी अपने मार्ग में कभी परिवर्तन नहीं करता। वो उसी मार्ग पे यथावत डटा रहता है और आने वाली बाधा को तोड़कर, हटाकर या घिसकर उसको वो आगे बढ़ाता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जो जल है, जो बहता जल है जिसे हम नदी कहते हैं, वो कहना चाहिए कि अपने मार्ग में अपनी स्थिति के अनुसार परिवर्तन करता है। वो विसर्पनुमा या इस प्रकार से हो सकता है, परंतु जो हिमानी है वो सीधे उस पदार्थ को जब तक अपने रास्ते से हटा नहीं देती, तोड़ नहीं देती है, तो तब तक हिमानी आगे नहीं बढ़ती है। तो इन टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ लेकर चलता है। वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जल शैल की संधि में प्रविष्ट हो जाता है। तापमान की कमी के कारण जो जल है वो जमकर हिम का रूप धारण करके फैलता है, जिसके कारण से चट्टानें कमज़ोर हो जाती है। इस तरह के कमज़ोर शैल के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग होते रहते हैं। घाटी हिमानी अपने शीर्ष की ओर अपर्दन करता है। पहाड़ी भागों में इस क्रिया द्वारा आराम कुर्सी के समान सड़क या कौरी या हिमगैर का निर्माण होता है। हिमानी के अपर्दनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण ग्लेशियन कहते हैं। हिमानी क्षेत्र उच्च पर्वतीय भागों में होते हैं, अतः दुर्गम होने के कारण से हिमनद के अपर्दन का पूर्णतः अध्ययन नहीं अब तक किया जा सका, परंतु वर्तमान में GIS, रिमोट सेंसिंग और इन सब तकनीक के कारण से ये सब अध्ययन हिमानी के जो अपर्दन कार्य, निक्षेपण कार्य तथा परिवहन कार्य का अध्ययन अब आज की तारीख में बहुत सुगम हो गया, आसान हो गया। हिमनद ये बर्फ में सामान्यतः हिमोड यानी मोरेंस यानी जमाव के पदार्थ की बड़ी भारी मात्रा होती है, जिसमें बड़े बड़े शैल खंडों के बारीक टुकड़े से लेकर भीमकाय गोलाश्म तक होते हैं। इन पदार्थों का बहुत सा भाग उस घाटी तल या क्षेत्रीय तल से आता है जिस पर बर्फ चलता है। घाटी हिमानी अर्थात अल्पाइन हिमानी में चट्टानों का मलबा उस पदार्थ से प्राप्त होता है जो घाटी की दीवारों के खिसक कर आता रहता है। यह चट्टानों के टूट कर गिरने से लुढ़क कर आता रहता है। इस शैल मलबे और मोड़ को औजारों की तरह प्रयोग करते हुए ग्लेशियर में अपर्दन का कार्य करने की बड़ी भारी क्षमता आ जाती है। हिमानी अपर्दन के 3 प्रक्रम होते हैं, 3 प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि पहला बताया, उत्पाटन यानी प्लकिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बहती हुई हिमानी अपने आधार तल के उन ब्लॉकों को उखाड़ कर अपने मलबे में सम्मिलित कर लेती है, जो तलीय यानी तलहटी में शैलों परत के संधि विभागों में भरे हुए जल के हिमीभवन होने से आबद्ध हो गए थे। इस प्रकार यह उत्पादन प्रक्रिया क्वेरिंग यानी कि आखनन के समान होती है, जिसमें तलीय शैल के पत्थरों के ब्लॉक का विस्थापन व परिवहन होता है। पुनः हिमीभवन प्रक्रिया में ग्लेशियर की तलीय पार्श्वों का जल पुनः अभिभूत होता है। तली के शैल परत में विभंग हुए ब्लॉक होते हैं
ये पुनः भीवन की परत में रहते हैं और ग्लेशियर द्वारा ले जाए जाने पर आरंभ हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हिम नदीय उत्पाटन यानी ग्लेशियर प्लकिंग कहते हैं। यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है कि पुनः हिमीभूत हिम में सचमुच इतनी शक्ति रहती है कि अपनी आधार शैलों से और पार्श्ववर्ती शैलों से खंडों ब्लॉक का उत्पाटन कर सकती है, अर्थात उनको उखाड़कर अपने में मिला सकती है, या वह चलती हुई हिम केवल पहले से उत्पाटित ब्लॉकों की ओर संधि भ्रंश में भरे हुए जल के हिमीभूत होने के कारण पृथक किए ब्लॉकों को अपने साथ ले जा सकती है। अतः कोई भी है इसके अंतर्गत में, यानी कि वो ब्लॉक्स को लेके जाती है, चाहे स्वयं तोड़ के लेके जाती है या पहले से वो इस प्रक्रिया के दौरान टूट जाते हैं। तो कोई इतनी बात है कि विभंग युक्त शैलों का पर अवघर्षण की अपेक्षा उत्पादन की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली रहती है। दूसरा जो अपर्दन कार्य है वो अपघर्षण से होता है, जिसे अब्रेशन कहते हैं। हिमानी के मलबे के अंदर अंतर स्थापित शैलखंड पत्थर के नुकीले टुकड़े होते हैं। वे हिमानी की तली तथा किनारों को खुरसते हुए तथा अपघर्षित होते हुए चलते हैं। इनके आधार शैल की परतों का लक्षण और घर्षण होता रहता है। बर्फ़ के विभिन्न तापक्रमों पर बर्फ़ की कठोरता को नापने का एक उत्तम माना गया स्केल मोह मापक्रम है। इसका प्रयोग करके कुछ अन्य सोवियत वैज्ञानिकों के प्रयोगों से परिणाम से ये पाया गया कि हिम के तापमान में -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गिरावट आने से हिम के बहुत अधिक ठंडे होने पर हिम की कठोरता में वृद्धि हो जाती है और हिम के द्वारा शैल परतों को खुरचने और घर्षित करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ग्लेशियर में केवल हिम के द्वारा ही वरन उसमें अंध स्थापित शैलखंडों के द्वारा अधिक अपघर्षण होता है। ग्लेशियरों के द्वारा अपघर्षित शैलखंडों पर भिन्न भिन्न गहराइयों पर चिन्ह अंकित हो जाते हैं, जो बाल की मोटाई से लेकर लगभग 1 मीटर या इससे अधिक गहरे व और चौड़े खाँच होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमनदी द्वारा अपघर्षण की यह प्राय प्रभावहीन होती है। केवल आधार शैलों का ही अपघर्षण नहीं होता, वरन जो शैल खंड मलबे के रूप में ग्लेशियर के साथ ले जाए जाते हैं उन गोलाश्मों यानी बोल्डर तथा ब्लॉकों का भी अपघर्षण होता रहता है। ग्लेशियर द्वारा परिवहन किए गए गोलाश्मों ब्लॉकों कॉबल्स से यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि जब वे परिवहित किए जा रहे थे तब वे किन्हीं दूसरे शैलों से रगड़ खाते हुए चल रहे थे। तीसरा है प्रसर्पण स्वीपिंग। इस प्रकार हिमानी अपने प्रदार मलबे की सफाई का काम करती है, जैसे झाड़ू लगाते हैं ऐसा वो कार्य इसके द्वारा होता है।